आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कहानी पर। ठीक है, तो आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कहानी पर वीडियो आज बनने जा रहा है। आप सब देखिए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को उसने कहा था नामक कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। संवेदना और शिल्प की दृष्टि से यह कहानी बेजोड़ थी। 1916 में प्रेमचंद्र की कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। इस कहानी को अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। इस कहानी में कोई शिल्पगत चमत्कार नहीं, इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, उनके काइयेपन का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना है। यह आदर्श गांधीवाद से जुड़ा है। पूरी कहानी में हमारे परिचित जीवन की आत्मीयता स्थापित है। कथा कहने का ढंग बिल्कुल सहज है। प्रेमचंद्र की कहानियाँ बहुत सहज ढंग से शुरू होती हैं। वे अपनी उठान में पंचतंत्र या जातकों की याद दिला देती है। प्रेमचंद्र की कहानियों का संसार बहुत व्यापक एवं विविधतापूर्ण है। वह अपने काल के उत्तर भारत का शब्द रूप है। प्रेमचंद्र की दृष्टि निसंदेह वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील है। किंतु वे अपनी कहानियों को जनमानस द्वारा अंगीकृत भी बना सकते हैं। यह उनकी निजी रचनात्मक सफलता है। उनकी प्रारंभिक कहानियों पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है, जैसे सारंग, सदावृक्ष, आत्माराम, दामुल का कैदी आदि। दामुल का कैदी में तो कथानक गढ़ने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। दामुल कैदी में ठीक है, कहानी की विधा जो यूरोप से आई थी, प्रेमचंद्र के हाथों ठेठ भारतीय हिंदी बन गई। उन्होंने उस विधा में भारतीय जीवन, उसका परस्पर विरोधी समकालीन यथार्थ एवं आदर्श और विकास सब घुला मिला दिया है। प्रेमचंद्र की कहानियां स्वाधीनता संग्राम के आदर्श से ओतप्रोत है। उनके पात्रों और घटनाओं पर उस युग की समग्र चेतना का दबाव है। प्रेमचंद्र की बहुसंख्य कहानियों में आदर्शवाद पाया जाता है। उनका कथानक बोध के आधार पर विकसित होता है। उनके पात्रों में जो अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है वह स्थितियों के अनुरोध से है। आदर्शवाद उस युग के व्यवहार में भी दिखलाई पड़ता है। हजारों लाखों लोग सत्याग्रह करते थे, जेल जाते थे, खद्दर पहनते थे, लोग सरकारी नौकरी से इस्तीफा भी देते थे। अतः हृदय परिवर्तन उस युग के व्यवहार में यथार्थ बन गया था। नमक का दरोगा, इस्तीफा, मैकू परीक्षा आदि कहानियां इसी तरह की हैं। ठीक है, अगला है प्रेमचंद्र की संवेदना व्यापक एवं गंभीर थी। व्यापकता का लक्षण यह है कि उन्होंने समाज की सभी श्रेणियों के पात्र अपनी कहानियों के लिए चुने। गंभीरता का लक्षण यह है कि उन्हें कभी कहानी के अंत पर पहुंचने की अधीरता नहीं होती। प्रेमचंद्र की कहानियों में नारी विविध रूपों में आती है। इस दृष्टि से उनकी बूढ़ी काकी कहानी अनुपम है, जो असहाय और हास्यास्पद है। उनकी मानसिकता को समझना महान रचनाकारों के ही बस की बात होती है। प्रेमचंद्र की कहानियों को पढ़ने वाला जानता है कि उनकी कहानियों में बच्चों को कितना स्थान मिला है। वे बच्चों की मानसिकता को कितना समझते हैं। ईदगाह और रामलीला कहानियां बाल मनोविज्ञान की उत्कृष्ट कहानियां हैं। बूढ़ी काकी में उपेक्षिता, बूढ़ी काकी की खोज खबर अंततः छोटी बच्ची ही लेती है। बुढ़े और बच्चे ही नहीं, पशु पक्षियों को भी प्रेमचंद्र की कहानियों में अद्भुत आत्मीयता दी गई है। दो बैलों की कथा के हीरा मोती, पूस की रात का झबरा कुत्ता, आत्माराम का तोता हिंदी पाठकों के हृदय में घर कर गए हैं। दो बैलों की कथा तो पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी ही है। ठीक है, आगे है प्रेमचंद्र ने ऐतिहासिक कहानियां बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर लिखी। ऐतिहासिक वातावरण को लेकर लिखी जाने वाली उनकी प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो सामंती विलासिता और उद्देश्यहीन जीवन की रचना है। यह कहानी रक्त की शुद्धता के सामंती अहंकार पर चोट भी करता है। प्रेमचंद्र हिंदी के महान व्यंग्यकार भी हैं। वे असंगत स्थितियों को सहज तौर पर एक दूसरे के सामने रख देते हैं और व्यंग उत्पन्न हो जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हें कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। उन्होंने कुछ कहानियों में व्यंग्यपूर्ण रेखा चित्र भी खींचे हैं, जो व्यंग्य के उत्कृष्ट उदाहरण तो नहीं हैं,
परंतु चोट भरपूर करते हैं, जैसे मोटे राम शास्त्री। कथा साहित्य में आधुनिकता का एक बहुत बड़ा लक्षण है अलौकिक शक्तियों, रूढ़ियों, मिथकों को अलग रखकर बोध के आधार पर प्रबंधत्व का गठन। प्रेमचंद्र की कुछ कहानियां, विशेष रूप से उनकी अंतिम कहानियों में से एक कफन है 1930 में, ऐसी कहानी है जो अद्यांत यथार्थ बोध का आधार नहीं छोड़ती। उसमें स्थितियों की संघटना करने में निर्भयता बरती गई है। ऊपर से देखने पर घीसू व माधो कोप के भाजन बनते हैं क्योंकि वे अमानवीय और स्वार्थी हैं। इसी भ्रम में कुछ लोगों ने उन्हें एब्सर्ड पात्र भी कहा है, लेकिन वे स्वयं पाश्विक स्थितियों में पड़े हैं। पाश्विक स्थितियों को झेलने वाले से समाज मानवीय व्यवहार की आशा करता है। यह कफन की सबसे बड़ी विडंबना है। इसी प्रकार की कहानी पूस की रात भी है। पूस की रात भी इसी प्रकार की कहानी है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र की कहानियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है लोक वार्ताओं का आश्रय लेकर चलने वाली कहानियाँ, शारंग सदावृक्ष है। फिर ऐतिहासिक कहानियाँ, दिल की रानी, शतरंज के खिलाड़ी। हृदय परिवर्तन या आदर्श पर आधारित कहानियाँ, मैकू, नमक का दरोगा, इस्तीफा आदि। प्रतीकात्मक कहानियाँ, दो बैलों की कथा। व्यंग्यपरक कहानियाँ, मोटे राम शास्त्री, मोटर के छींटे। पूर्णतः यथार्थ बोध पर आधारित कहानियाँ, कफन, पूस की रात। ठीक है, ये हो गया। अब आगे है प्रेमचंद्र के समकालीन प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने रोमानी सामाजिक और चरित्र प्रधान कहानियां लिखी हैं। पुरस्कार, आकाशदीप, मधुआ और गुंडा उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आकाशदीप रोमानी ऐतिहासिक कहानी है, ठीक है, आकाशदीप रोमानी ऐतिहासिक कहानी है। मधुआ प्रेमचंद्र की और गुंडा उग्र की कहानियों से मिलती जुलती है। मन की गहरी परतों होना चाहिए, पत्तों लिखा है। मन की गहरी परतों को खोलने का उद्देश्य से लेकर चलने वाली कहानियों की शुरुआत वस्तुतः हिंदी में प्रसाद की कहानियों से ही होती है। राय कृष्ण दास की कहानी अंतःपुर का आरंभ जयशंकर प्रसाद के प्रभाव में लिखी गई प्रतीत होती है। आगे प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकारों में विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक और सुदर्शन सामाजिक एवं पारिवारिक विषयों पर कहानियां लिखते थे। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई और सुदर्शन की हार की जीत बहुत प्रसिद्ध हुई। ये आदर्शवादी ढर्रे की ही कहानियां हैं। प्रेमचंद्र के बाद उनके ढर्रे की कहानियां अधिकांशतः प्रगतिशील कहानीकारों ने ही लिखी, जिनमें यशपाल, राहुल, अस्क, अमृत राय, पहाड़ी आदि उल्लेखनीय हैं। यशपाल प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी कहानीकारों में प्रमुख हैं। उनकी पहली कहानी मकरील जो 1934 में छपी थी। उनके कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान 1939 की है। यशपाल मूलतः मार्क्सवादी विचारों के रचनाकार है, किंतु उनकी कुछ कहानियाँ यौन भावना पर आधारित है। सामाजिक पिछड़ेपन को, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक, वे निर्भयता से उद्घाटित करते हैं बिना डरे हुए। इसीलिए उनकी कहानियों में व्यंग का स्वर आ जाता है। जैनेन्द्र अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी कहानी की उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने वाली धारा के समानांतर बह रही थी। इन पर फ्रॉयड के चेतन अचेतन सिद्धांत का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इन कहानीकारों के यहाँ सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश का भाव नहीं है। जैनेन्द्र की कहानी एक रात असामान्य काम भावना की कहानी है। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी है जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। जैनेन्द्र किसी स्थिति को सहज तौर पर नहीं प्रस्तुत करते हैं, उसमें दार्शनिकता का पुट अवश्य होता है। अज्ञेय ने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी प्रारंभिक कहानियों का संग्रह विपथगा 1937 में निकला था। वे वातावरण और पात्रों की मनः स्थिति को परस्पर घुला देने में सिद्धहस्त है। इलाचंद्र जोशी की प्रारंभिक कहानियों में सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने का आग्रह मिलता है, किंतु 1935 से लेकर 36 तक उन पर फ्रॉयड के मनोविश्लेषण का गहरा असर पड़ गया। उनके कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: धूप रेखा 1933 में, दिवाली और होली 1942 में, आहुति 1954 में। जोशी में सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश के अलावा समझ न आ पाने वाली स्थितियों के प्रति रहस्य भावना भी मिलती है। ठीक है, अब हम कहानी हो गया, अब नाटक पर देखेंगे। नाटक
हास्य रचनाकार जीपी श्रीवास्तव नाटकों के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। उन्होंने अनेक प्रहसन लिखे, जिनमें से दुमदार आदमी अधिक प्रसिद्ध है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 के बाद प्रगतिशील रचनाकारों का ध्यान नाटकों की ओर भी गया। 1939 के आसपास जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई। इसमें अनेक प्रतिभाशाली रंगकर्मी शामिल हुए। यह जन नाट्य संघ अपने आप को जनक्रांति से जोड़ता था। इसने अनेक भारतीय भाषाओं की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद कराया और मौलिक नाटकों की रचना को भी प्रेरित किया। बलराज साहनी के नाटक मशाल और जादू की कुर्सी, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ, ठीक है, अश्क का तूफान से पहले और सील के नाटक बेकारी, संघर्ष तथा किसान जन नाट्य संघ द्वारा मंचित किए गए। अब समालोचना पे देखते हैं। गद्य साहित्य के प्रचार के द्वितीय उत्थान 1893 से लेकर 1918 के अंतर्गत समालोचना के विकास पर विचार करते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि पर यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण, दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। अस्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती हैं, बहुत कम दिखाई पड़ी। कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी की दृष्टि से सही आलोचना पद्धति कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद या विश्लेषण विभाजन है। वे वस्तुतः अपनी समालोचना पद्धति की ही विशेषता बता रहे हैं। समालोचक कवि की मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने वाली सामाजिक चेतना तथा बाह्य परिस्थितियों के साथ साथ रचनाकार के मनोजगत की परीक्षा भी करता चलेगा और यह देखेगा कि यह सब कब उसकी रचना पर कहाँ और कैसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे है प्रमुख आलोचक। अब प्रमुख आलोचक पर वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, ठीक है, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।